आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर स्वागत है। मैं डॉक्टर उषा कुमारी, व्याख्याता प्रवरकोटि, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक पटना। आज इस वीडियो में हम पराभाषा संप्रेषण की चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं पराभाषा संप्रेषण क्या है। ध्वनि संकेतों से किए जाने वाले संप्रेषण को पराभाषा संप्रेषण कहते हैं। यानी भाषा का जो संप्रेषण करते हैं हम जिस ध्वनि के माध्यम से, उस ध्वनि के अतिरिक्त जो संकेत होते हैं उससे किए जाने वाले संप्रेषण को पराभाषा संप्रेषण कहते हैं। परिचय क्या है इसका देखते हैं और परिभाषा। पराभाषा अर्थात भाषा के समान। पराभाषा एक ऐसी भाषा है जो हम बोलते हैं उसके समान ही है, यानी हम जिस माध्यम से भी संप्रेषण करते हैं वो एक तरह की भाषा ही होती है। तो पराभाषा भी एक प्रकार की भाषा है। मौखिक संप्रेषण में शब्द अपने सामान्य अर्थ के अतिरिक्त वक्ता द्वारा बोलने के तरीके अथवा शैली से यानी पराभाषा के माध्यम से अपने वास्तविक अर्थ को व्यक्त करते हैं। मौखिक संप्रेषण में जब वक्ता अपने शब्दों को बोल रहे होते हैं तो उसके जो सामान्य अर्थ होते हैं उसके अतिरिक्त जो वक्ता का जो तरीका होता है, जो शैली होती है, उससे जो वो संदेश संप्रेषित करते हैं वो शब्दों के वास्तविक अर्थ को प्रकट करते हैं। यह ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार के होते हैं। कई बार यह वक्ता द्वारा ऐच्छिक रूप से इसका उपयोग किया जाता है और कई बार अनैच्छिक रूप से उनके अनचाहे भी इसका उपयोग हो जाता है। पीटर ड्रकर के अनुसार संप्रेषण में वह सुनना सबसे महत्वपूर्ण है जिसे शब्दों में नहीं कहा जा रहा होता है। पीटर ड्रकर ने इसकी परिभाषा इस तरह से दी है कि संप्रेषण में वह सुनना ही सबसे महत्वपूर्ण होता है, अर्थात शब्द के अतिरिक्त जो शब्दों को जिस तरह से कहा जा रहा है वो सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जो शब्द के अतिरिक्त जो भाषा है उसको सुनना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रोफेसर बार्कर और गॉट के शब्दों में भाषा के साथ एक ऐसी भाषा होती है जिसमें वाणी की विशिष्टताएं सम्मिलित होती हैं। यानी प्रोफेसर बार्कर और गॉट कहते हैं कि पराभाषा भाषा के साथ एक दूसरी तरह की भाषा होती है जो उसके साथ सम्मिलित होती है, जिसमें वाणी की जो विशिष्टताएं हैं वे सम्मिलित होती हैं। सामान्य अर्थ में आवाज़ के संकेतों से किए जाने वाले संप्रेषण को पराभाषा द्वारा संप्रेषण कहते हैं। बिल्कुल सरल अर्थों में अगर हम देखें तो आवाज़ शब्द के अतिरिक्त आवाज़ के माध्यम से जो संकेत होते हैं उसके माध्यम से जो हम संप्रेषण करते हैं उसे पराभाषा द्वारा संप्रेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आवाज़ का जो सुर है, जो स्वर का मान है, शब्दों का उच्चारण है और वाणी की और भी विशिष्टताएं। भाषाविद जॉर्ज एल ट्रेगर ने अपने शोध के आधार पर वर्गीकरण प्रणाली का विकास किया और बताया कि संदेश के संप्रेषण में आवाज़ की गुणवत्ता, स्वरों की ध्वनि एवं शब्दों के उच्चारण की भूमिका भी सम्मिलित है। जॉर्ज एल ट्रेगर एक भाषाविद हैं और उन्होंने वर्गीकरण प्रणाली के माध्यम से बताया कि संदेश का जो संप्रेषण होता है उसमें आवाज़ की जो क्वालिटी होती है, जो गुणवत्ता होती है और स्वरों की जो ध्वनि होती है, इसके साथ साथ शब्दों के जो उच्चारण होते हैं, इन सब की भूमिका उसमें सम्मिलित होती है। यानी संदेश के संप्रेषण में ध्वनि और उसकी गुणवत्ता शब्दों के उच्चारण के साथ साथ सम्मिलित होती है। और प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन के द्वारा जो संप्रेषण मॉडल प्रतिपादित किया गया उसमें 7, 38 और 55 के बारे में हम पहले भी जान चुके हैं। उनके द्वारा प्रोफेसर अल्बर्ट मेहराबियन द्वारा संप्रेषित मॉडल में कहा गया है कि 7% शब्द जो होते हैं वो श्रोता उसके रूढ़ अर्थ में अपने तरीके से ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन जो 38% जो संप्रेषण होता है वो पराभाषा के माध्यम से होता है। यानी जो श्रोता है वो वक्ता के संदेश कहने के तरीके यानी शब्दों के उच्चारण और उसके स्वर परिवर्तन के माध्यम से ग्रहण करता है। यह श्रोताओं के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 55% शारीरिक भाषा द्वारा कोई भी वक्ता अपने संदेश को संप्रेषित करता है। इस चार्ट में ये दिखाया गया है कि 7% ही हम जो 100% है उसमें से मात्र 7% हम शब्दों के माध्यम से, उनके अर्थ के माध्यम से, जो उनका रूढ़ अर्थ होता है, प्रचलित अर्थ होता है, उसके माध्यम से संप्रेषण करते हैं। 55% हम करते हैं शारीरिक भाषा के माध्यम से और जो
45% में से 7% शब्दों के सामान्य अर्थ से और 38% जो है वो इस माध्यम से करते हैं कि हम उसे कैसे बोलते हैं, किस प्रकार से उसकी किस आवाज़ में उसे बोलते हैं, किस तरह का उच्चारण करते हैं। अब देखते हैं कि पराभाषा के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो पराभाषा के जो प्रमुख तत्व हैं उसमें से आवाज़ या शब्द जब तक आवाज़ में ही प्रकट किए जा सकते हैं, तो आवाज़ भी सबकी हर वक्ता की भिन्न होती है, क्योंकि यह वक्ता के प्रशिक्षण और इसकी पृष्ठभूमि को दर्शाता है। स्वर परिवर्तन क्या है? कई बार होता है कि कोई वक्ता बिल्कुल एक ही सुर में एक ही तरह के पिच पर बोलते चले जाते हैं, न कम न ज़्यादा, और उनकी गति और उनका जो वॉल्यूम होता है सब एक समान होता है। लेकिन सदा एक समान स्वर अथवा सुस्त स्वर की अपेक्षा श्रोता जो हैं वो स्वर परिवर्तन में रुचि लेते हैं और प्रभावित होते हैं। इसीलिए प्रत्येक वक्ता को अपने संदेश को अगर प्रभावशाली ढंग से संप्रेषित करना है तो उन्हें स्वर परिवर्तन का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। गति भी बहुत महत्वपूर्ण तत्व है पराभाषा का। प्रति मिनट जो शब्दों की गति होती है, जो संदेश के संप्रेषण में प्रति मिनट शब्दों की गति होती है बोलने की, वह वक्ता पर खासा प्रभाव डालती है। और यह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो गति होती है वो शब्दों के अर्थ को प्रकट करती है। इसलिए यह एक बेहद संतुलित गति के साथ वक्ता को अपने संदेश को प्रसारित करने में शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। विस्तार या तीव्रता, आवाज़ की प्रबलता, सौम्यता श्रोताओं पर असर डालती है। एक कठोर आवाज़ होती है, रूड जिसको बोलते हैं, रूखी आवाज़ होती है, और एक मृदु आवाज़ होती है, सौम्य आवाज़ होती है। तो न बेहद मृदु होना चाहिए, न बेहद रूड होना चाहिए। जिस तरह का संबोधन हो, जिस तरह का संप्रेषण हो, उस तरह से जो विषय हो उसके अनुकूल वक्ता को अपने स्वर का जो है और अपनी आवाज़ का जो है विस्तार करना चाहिए और उतनी ही तीव्रता उसमें डालनी चाहिए। अंतराल भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। कुछ वक्ता अपने संदेश में बहुत लंबा लंबा अंतराल डालते हैं और कुछ बिल्कुल अंतराल नहीं डालते हैं। ये दोनों ही स्थिति से बचना चाहिए वक्ता को। और कई बार श्रोताओं को जो लंबे लंबे अंतराल होते हैं खिन्न कर देते हैं और वो रुचि नहीं लेते हैं और इस तरह से संदेश का संप्रेषण असफल हो जाता है। तो एक संतुलित और उचित अंतराल ही वक्ता को अपने संदेश में डालना चाहिए संप्रेषण के समय। उच्चारण भी बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि शब्द बहुत अच्छे हों और उनका उच्चारण शुद्ध नहीं हो और जिस अर्थ में उसको प्रकट करना हो उस तरह से उसको उच्चारित नहीं किया जाए तो ये संप्रेषण होगा ही नहीं शब्दों का, और ये श्रोताओं को बहुत नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। इसीलिए शब्दों के सही चयन के साथ साथ शब्दों का शुद्ध और सही उच्चारण भी उतना ही आवश्यक है। पूरक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। वक्ता अपने किसी गैप को फिल करने के लिए, किसी अंतराल को कभी कभी उसको मापने के लिए, उसको भरने के लिए कई बार ऐसे पूरक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो श्रोताओं को खिन्न करते हैं। जैसे कि बोलचाल की भाषा में हम तकिया कलाम भी कह सकते हैं, या या ऐसा है कि बार बार बहुत जल्दी इस तरह के पूरक शब्दों को और वाक्यांशों को जब प्रकट करते हैं वक्ता, तो यह संप्रेषण में व्यवधान पैदा करते हैं। शब्द तनाव, शब्दों के तनाव से उनके अर्थ परिवर्तित होते हैं। इसीलिए शब्दों पर जितना तनाव दिया जाना चाहिए, जितना उचित हो देना उतना ही दिया जाना चाहिए। अगर गलती से अनजाने बस अगर ज़्यादा तनाव दे दिया जाएगा तो शब्दों का जो अर्थ है वो परिवर्तित हो जाएगा और संप्रेषण बाधित होगा। टोन अथवा भाव, तो भावों की जो अनुकूलता है वो संदेश के संप्रेषण को प्रभावशाली बनाती है। इसलिए जो जिस तरह के भाव हों, बोलने का टोन भी उसी तरह का होना चाहिए। यह संदेश के संप्रेषण को निश्चित रूप से प्रभावशाली बनाता है। वक्ता की आवाज़ में उसकी स्थिति, लिंग, आयु तथा उसकी संस्कृति सम्मिलित होती है। स्वाभाविक है कि जो वक्ता की आवाज़ है उसमें हम
आवाज़ से हम जान जाते हैं कि उसकी लगभग बहुत सारी बातें जान जाते हैं कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसकी शैक्षणिक स्थिति क्या है, उसकी वैचारिक स्थिति क्या है, वो स्त्री है या पुरुष है, वो वृद्ध है, बालक है या युवा है, या किस तरह का कल्चरल बैकग्राउंड का है, किस तरह से उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। ये आवाज़ में बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट होता है। पराभाषा से क्या लाभ हो सकते हैं, क्यों इसे सम्मिलित करना चाहिए किसी भी वक्ता को अपने संदेश को प्रभावशाली बनाने में, इस पर भी हम एक नज़र डालते हैं। पराभाषा के आधार पर किसी वक्ता के संगठन में उसकी स्थिति का पता चलता है। निश्चित तौर पर जब किसी संगठन या संस्थान में जब वक्ता बोल रहे होते हैं बारी बारी से, तो हर वक्ता की स्थिति का पता उसके बोलने की शैली से लगता है, न कि उसके शब्दों के उपयोग से लगता है। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है जो श्रोताओं को मिलता है इसका। पराभाषा वक्ता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का परिचय देती है। निश्चित रूप से जो पराभाषा है वह किसी भी वक्ता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि का परिचय स्पष्ट रूप से देती है। पराभाषा वक्ता की मानसिक और भावनात्मक स्थिति को दर्शाती है। यह भी बिल्कुल सच है कि वक्ता किस मानसिक स्थिति में है, वह खिन्न है, प्रसन्न है, या अपने विषय के प्रति जिम्मेदार है, अपना जो संदेश संप्रेषित कर रहा है उसके बारे में वह जागरूक है। तो इस तरह की मानसिक और भावनात्मक स्थिति उसकी क्या है, ये पराभाषा दर्शाती है, क्योंकि ये सारी बातें आवाज़ में सम्मिलित हो जाती हैं। पराभाषा वक्ता के राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पृष्ठभूमि की सूचना देती है। निश्चित तौर पर कोई भी वक्ता जब बोलते हैं तो उनकी जो राष्ट्रीय पृष्ठभूमि होती है, किस राष्ट्र से वो हैं या किसी राष्ट्र के किस क्षेत्र से वो संबंध रखते हैं, यह उनके बोलने के स्टाइल में, क्योंकि भाषा का मनुष्य के साथ बहुत ही अभिन्न संबंध है और वो उसकी आवाज़ में, उसकी पराभाषा में निश्चित रूप से वो सम्मिलित होता है। और पराभाषा में जो वाणी की विशिष्टताएं होती हैं वह संप्रेषण में स्पष्टता लाती हैं। जितनी अच्छी तरह से पराभाषा का उपयोग वक्ता करता है, संप्रेषण में स्पष्टता उतनी ही ज़्यादा आती है। और हम यह जानते हैं कि सफल संप्रेषण के लिए स्पष्टता एक बेहद अनिवार्य सिद्धांत है और इसके बिना संप्रेषण बाधित हो सकता है। पराभाषा वक्ता के संप्रेषण कौशल का परिचय देती है। निश्चित रूप से पराभाषा का उपयोग कोई वक्ता किस प्रकार से कर रहा है, क्योंकि जब हम 38% की बात करते हैं कि 45% में से 38% जो पराभाषा के माध्यम से संप्रेषण होता है, तो जो जितने अच्छे तरह से इसका उपयोग करेगा वो निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से उसका संप्रेषण कौशल उस वक्ता का अच्छा होगा और इसका परिचय श्रोताओं को मिलेगा। निष्कर्ष यह निकलता है कि पराभाषा संप्रेषण कौशल एक सूक्ष्म एवं उन्नत संप्रेषण कौशल है। निश्चित रूप से जिसमें इतने ज़्यादा उसकी सांस्कृतिक, उसकी वैचारिक, उसकी मानसिक, उसकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि सब उसकी आवाज़ में आए और शब्दों का उच्चारण जो है किस टोन में है, किस सुर में है, क्या उसका तनाव है, जिसमें वाणी की इतनी विशिष्टताएं सम्मिलित हो पराभाषा संप्रेषण में, वह निश्चित रूप से यह कौशल तभी अर्जित किया जा सकता है जब बहुत प्रयास किया जाए, बहुत अभ्यास किया जाए, मेहनत किया जाए। और तो यह एक ज़रूर सूक्ष्म और उन्नत संप्रेषण कौशल ही है जिसको हासिल करना लगातार अभ्यास के बगैर संभव नहीं हो पाएगा। पराभाषा संपूर्ण संप्रेषण कौशल को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पराभाषा संपूर्ण संप्रेषण को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी पूरे तरह से अगर हम देखें तो जो निश्चित रूप से जो उसका टोटल संपूर्ण रूप से जो संदेश होता है उसको सफल बनाने में पराभाषा की ही भूमिका होती है, क्योंकि शब्दों का तो मात्र 7% तक यहाँ पर योगदान है और पराभाषा का 38% तक यानी 38% तक योगदान है। तो निश्चित रूप से यह इसकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संदेश के संप्रेषण में पराभाषा की विशेषताओं का उपयोग कर संप्रेषण की गुणवत्ता में कई गुना वृद्धि की जा सकती है। यह भी बिल्कुल सही है कि अगर कोई वक्ता इस कौशल को अर्जित कर लें और उसको यूज करें, अच्छे तरीके से उसका उपयोग करें, सदुपयोग करें, तो अपने संप्रेषण की गुणवत्ता में निश्चित रूप से वो कई गुना वृद्धि कर सकते हैं और श्रोताओं को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर सकते हैं। पराभाषा
आवाज़ में गुणवत्ता, लय, गति, प्रतिध्वनि, स्वर सामंजस्य एवं उच्चारण से एक विशिष्टता का निर्माण करती है। पराभाषा में जैसा हम अब जान गए कि उसकी गुणवत्ता इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसकी लय, बोलने की गति, जो आवाज़ की प्रतिध्वनि होती है, ध्वनि की, जो उसका स्वर सामंजस्य होता है, रेगुलेशन जो होता है, एडजस्टमेंट, और जो उसका उच्चारण होता है, ये सारे कुछ इतने सूक्ष्म होते हैं। और ये सब जब इतनी सूक्ष्म जो गुणवत्ता है, अगर उसमें विशेषताएं जो हैं जब पराभाषा में सम्मिलित होंगी, तो निश्चित रूप से किसी भी वक्ता की जो पराभाषा द्वारा संप्रेषण का जो कौशल है, वो उसमें एक विशिष्ट योगदान करेगा और उसकी आवाज़ जो है वो विशिष्टता लिए हुए होगी, बहुत सारी विशिष्टता लिए होगी, और उसका संप्रेषण निश्चित रूप से बेहद प्रभावशाली होगा। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप अपना फीडबैक देना ना भूलें, और धन्यवाद।